नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ये क्लास 6 के साइंस हम लोग पढ़ेंगे भाई। एनसीईआरटी क्लास 6 का जो साइंस है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, मैं बता दूं आपको, मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ भाई, एनसीईआरटी विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। 6 से पूरा इंटर तक हम लोग पढ़ेंगे और भूगोल आपकी भूगोल क्लास भी चल रही है 6 से इंटर तक की एनसीईआरटी, और इतिहास भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी वहाँ भी 6 क्लास का चैप्टर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लास 6 का भी चौथा चैप्टर है, वस्तुओं के समूह बनाना। ऑप्शन नंबर देखो भाई, प्रश्न नंबर 1 में क्या हो जाएगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन है, सिरका है, मिट्टी का तेल है, नींबू का रस है। उपर्युक्त में से कौन से जल में विलेय है? उपर्युक्त में से कौन से इसमें से जल में विलेय है? केवल एक है, या 1 2 3 है, या सी है, या डी है भाई? प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 2 और 4 भाई। मिट्टी का तेल जल में विलेय नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर, इसका करेक्ट आंसर भाई। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं व्याख्या इसकी। कुछ पदार्थ गैस जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। पदार्थ या भैया गैस जल, जैसे कि ऐसे पदार्थ जल में विलेय पदार्थ या गैस कहलाते हैं। ऑक्सीजन, सिरका तथा नींबू का रस जल में विलेय है। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, ऐसे पदार्थ को जल में अविलेय कहलाते हैं। जैसे मिट्टी का तेल जल में अविलेय होता है भाई। मिट्टी का तेल क्या होगा, आप अगर उसमें डालोगे तो ऊपर आ जाएगा भाई। ठीक है, वो पानी में आप अगर गिलास में मानो डालो तो मिट्टी का तेल ऊपर उतर आएगा, उसको जल में विलय नहीं होता है। अगला है प्रश्न नंबर 2, देखो, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टील की प्लेट है, तेल लगा कागज है, गत्ते का डिब्बा है, कांच है। उपर्युक्त में से कौन से पदार्थ पारभासी है भाई? कौन से पदार्थ आपको पारभासी पूछा गया है? केवल 2 है, या 2 3 है, या केवल 1 और 3 है, या केवल 2 और 4 है? प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में आपको पारभासी पूछा गया है ना? तो भाई क्या हो जाएगा, तेल लगा कागज क्या होता है, पारभासी होता है। ये अपारभासी होते हैं तीनों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं भी। आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ये आज दूसरी क्लास है भाई, साइंस की दूसरी क्लास है। बाकी आपकी इतिहास के और भूगोल की रेगुलर क्लास चलती है। व्याख्या है, वह पदार्थ जिसके आर पार स्पष्टता देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी, तथा उनके आर पार नहीं देखा जा सकता उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। कांच पारदर्शी तथा गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी का उदाहरण है। कांच क्या है भाई, पारदर्शी है। ऐसे पदार्थ जिसके आर पार देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है उन्हें पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज क्या हो जाएगा, वो पारभासी होता है भाई। देख तो सकते हैं लेकिन हम स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, ये जो होता है पारभासी। पारभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर है 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य नहीं है, आपको बताना भाई। कौन से गलत है, ए बी सी या डी? प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी गलत भाई, यानी ये 2 वाला गलत है, एक सही भाई। विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ गुण भिन्न होते हैं, बात एकदम सत्य है। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, लेकिन हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती नहीं, एक ही पदार्थ से बनी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गलत। आपको गलत ही बताना था। ठीक, हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार की पदार्थों से बनी होती है, ना कि एक पदार्थ, इसलिए गलत हो गया। अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है पदार्थों का पृथक्करण। एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 है पदार्थों का पृथक्करण। पहला प्रश्न देखो, पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निष्पावन है, निस्तारण है, निस्यंदन है। उपर्युक्त में से कौन से पृथक्करण की विधियां हैं? प्रश्न नंबर 1, ठीक है, केवल 1 2 है, या केवल 2 है, या केवल 1 और 3 है, या इनमें से सभी? तो ये सभी क्या है भाई, ये सभी विधियां हैं पृथक्करण की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। क्या जाएगा, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर भाई। ठीक, हम लोग उसकी व्याख्या देखते हैं। निष्पावन, निस्तारण और निस्यंदन तीनों ही मिश्रणों से अवयवों को पृथक्करण की विधियां हैं। इसके अतिरिक्त हस्तचयन, चालन हो गया, अवसादन हो गया, थ्रेसिंग और वाष्पन भी मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ अन्य विधियां हैं। यानी ये अन्य विधियां दिया गया है।
अगला है प्रश्न नंबर 2, पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्पंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। बिल्कुल बात यह सत्य है भाई, ये गलत नहीं है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, तो यही बात क्या है, ये बात हो जाएगी गलत भैया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही, गलत आंसर। आपको सही बताना था तो वही गलत वाला है जो सही होगा, यानी कि यहाँ पर बी होना चाहिए सही आंसर भाई। ठीक है, देखो द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के योग को निस्पंदन की विधि द्वारा, हाँ बिल्कुल बात सत्य है भाई। वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है, ये भी बात सत्य है। ऑप्शन नंबर बी क्या था, गलत था। क्यों गलत था, इसके बारे हम लोग देखते हैं। चालन प्रक्रिया में चलनी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि छन्नी का। इसमें मिश्रित अवयवों के बड़े कणों को चालकर अलग कर लिया जाता है। अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहा जाता है। दोनों प्रक्रियाओं में मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग किया जाता है। छन्नी और निस्पंदन जो फिल्टर का उपयोग करते हैं, अमाप यानी कण के जो अमाप है उनके अंतर का। ठीक है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों की तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादन कहा कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अतः कथन क्या है, बी इसलिए गलत था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान देना भाई। अगला पॉइंट है, द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं भाई। द्रव में अगर कोई ठोस घुला है तो उसको कौन सी विधि, वाष्पन विधि का। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं भाई। अगला है प्रश्न नंबर 3, देखो जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है, या असंतृप्त है, या कोलाइडी है, या जेल है। प्रश्न नंबर 3, ठीक है, तो वो विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं भाई। आप लोग लाइक और शेयर भाई जरूर कर दीजिए। जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सके, वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई पदार्थ के विलयन को गर्म करते हैं तो उसकी विलेयता पर आपको क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा जा रहा है। बढ़ती है या घटती है या स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो भाई क्या होती है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ से आपका पांचवा चैप्टर फिनिश होता है। अब हम लोग आते हैं क्लास 6 का भैया साइंस जो है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, चैप्टर नंबर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। उसका आकार छोटा हो जाता है, या उसका आकार बढ़ जाता है, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो उसका आकार क्या होता है, उसका आकार बढ़ जाता है गर्म करने पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है ना। साधारणतः इस वलय का माप लकड़ी के हत्थे से घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, यानी कि फैल जाता है वो लोहा। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ लिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, फिर वो सिकुड़ जाएगा भाई, जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के जो रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखितों पर भैया विचार करना है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कागज का जलना है,
दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। उपर्युक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं भैया? कौन से परिवर्तन परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ए बी सी डी उत्क्रमिक, यानी इसमें यह बता दो भौतिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। हम भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जैसे मैं कहूं भैया बर्फ पानी में बन गई, बर्फ किसमें बन गया भाई? पानी में। अब पानी से फिर अगर वही चीज भैया फिर से प्राप्त की जा सके, जैसे नमक का पानी में घुलना, फिर नमक को हम प्राप्त कर सकते हैं कुम्हार द्वारा मिट्टी, यानी 3 और 4 हो जाएगा यहाँ पर, सही आंसर क्या जाएगा? 3 और 4 भी। एक बार कागज जल जाएगा तो हम उसी में से फिर कागज नहीं बना पाएंगे। दूध का दही बनना ये होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है रासायनिक परिवर्तन? क्योंकि आप दही बन गया तो आप उस दही से भी दूध नहीं बना सकते। ये और भौतिक भौतिक ये रासायनिक परिवर्तन ये होता है। ठीक है, जैसे बर्फ का पानी में बदलना या पानी का बर्फ में बदलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। ओके, चलो अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। कागज का जलना तथा दूध के दही बनना, ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं, जबकि नमक का पानी में घुलना तथा कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर में बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जा सकते हैं ने वाले परिवर्तन है। परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तनों को भट्टी में सेकने के बाद हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। देखो, अगर वो भट्टी में सेक दिया तब तो आप ऐसा नहीं भी कर सकते भाई, ये बात ध्यान देना। ठीक है, उसके गुण में भी परिवर्तन हो गया, यानी उसके रंग रूप गुण में परिवर्तन हो जाता है, तो इसका मतलब पूरा क्या हो गया? वो रासायनिक परिवर्तन हो गया भाई। प्रश्न नंबर है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7, पौधों को जानिए। चैप्टर नंबर 7 है पौधों को जानिए। ठीक है, क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस। चैप्टर नंबर 7, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? बादल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, मूलांकुर। नीचे दिए गए कूद का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। प्रश्न नंबर 1 बताएं कौन से सम्मिलित नहीं है भाई? पुष्प के विभिन्न भागों, पुष्प की बात हो रही है तो मूलांकुर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी। डी मूलांकुर सम्मिलित नहीं है। बादल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर ये है सम्मिलित, लेकिन पुंकेसर सॉरी मूलांकुर जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलो हम लोग उसकी व्याख्या देखते हैं भाई। बादल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के विभिन्न भाग हैं। पराग कोश और तंतु पुंकेसर के भाग भी, जो पराग कोश है वो तंतु पुंकेसर के भाग है, जबकि वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड स्त्री केसर के भाग है भाई। ठीक है, वर्तिकाग्र हो गए, अंडाशय और बीजांड ये स्त्री केसर के भाग हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। पराग कोश और तंतु पुंकेसर के भाई, पराग कोश और तंतु किसके? पुंकेसर के। और जो स्त्री केसर के बीजांड हो गए, अंडाशय हो गए और वर्तिकाग्र वर्तिका। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं। अतः मूलांकुर बीज से संबंधित, जो मूलांकुर है वो पुष्प से नहीं बीज से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपसे ये पूछा जा रहा है। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है। पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है। तो प्रश्न नंबर 2 का आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? कौन सा सही नहीं है आपसे ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। ये गलत है, आपको गलत ही बताना था। ठीक है, ए बी सी सही है, परंतु आर डी जो आपका डी है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पत्तियां वायुमंडल में जल वाष्प ग्रहण नहीं करती, बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जल वाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती है, इसलिए गलत था। अगला है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखो, आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।
तने दो तरफा भाग मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? प्रश्न नंबर 3। केवल एक सही है, या भैया दो है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही बातें क्या है? ये दोनों ही बातें सत्य हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं व्याख्या। तना उपर्युक्त दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तने अनेक प्रकार के होते हैं। ये कठोर, मुलायम, कमजोर हो सकते हैं। वृक्षों के तने कठोर होते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे आरोही कहलाते हैं। आरोही कहलाते हैं कुछ पौधे। अगला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जड़ों के संदर्भ में आपको विचार करना है। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समानांतर सिरा विन्यास वाली युक्त पत्तियां वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? इनमें से बताना है आपको कौन से भैया कथन सत्य है प्रश्न नंबर 4 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। केवल एक सही है भाई, केवल एक सही है, दो गलत है। ठीक है, दो क्यों गलत है हम लोग देखते हैं व्याख्या के दो गलत क्यों है। ठीक है, जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक मूसला जड़ होती है, एक होती है रेशेदार जड़। नहीं, जैसे कि आपके धान गेहूं में जकड़ा होती है ना, रेशेदार। धान हो गया, गेहूं, इसका जकड़ा जड़ होती है, रेशेदार। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ होती है, जबकि समानांतर सिरा विन्यास वाली युक्त पत्तियों की जड़ें और जड़ें रेशेदार होती है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ नहीं है? गाजर है, मूली है, आलू है और शलजम है। 5 को ज्यादा सी। आलू आपका तना है। क्या है? तना है, ना कि जड़ है भैया। आलू तना है, जबकि गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद और जो टैपियोका की जड़ें क्या होती है? आपकी जड़ें होती है, टैपियोका भी। इन्हें हम खाने में प्रयोग करते। आलू क्या है? आलू आपका तना है, ना कि जड़। अगला है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जल है और प्रकाश है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए भी प्रश्न नंबर 6 में। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। प्रश्न नंबर 6, तो 6 का हो जाएगा भाई सी आंसर। 1, 2, 4, 5। ठीक है, 1, 2, 4, 5। अभी हमें ऑक्सीजन जरूरत नहीं है। क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और प्रकाश है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा 6 का सही आंसर। ठीक है, चलिए। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मण्ड के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो ये होता है भैया आपका क्लास नंबर 6 का 7वां चैप्टर यहाँ से फिनिश होता है। अब हम 8वें चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। शरीर में गति क्या है? शरीर में गति। इस चैप्टर को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो सभी को धन्यवाद।